स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज एवोगैड्रो लॉ। और इसी के अंदर हम रिलेटिव एटॉमिक मासेस को भी डिस्कस करेंगे। तो पहले एवोगैड्रो लॉ के बारे में बात करते हैं। एवोगैड्रो जो है ये एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने अपनी लॉ प्रपोज की थी। अकॉर्डिंग टू हिम इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इन्होंने क्या बताया था कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, अगर हम किसी भी गैस का सेम वॉल्यूम लेके चलते हैं तो उसमें प्रेजेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो भी सेम रहेंगे। लेकिन कंडीशन क्या है कि इसकी फिजिकल कंडीशन सेम होनी चाहिए। फिजिकल कंडीशन सेम होने का मतलब क्या है कि टेम्परेचर, प्रेशर जो है वो इनका कांस्टेंट होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ओके, देखिए ये कह रहा है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर ऐसी ही कंडीशन है तो हम ये लिख सकते हैं, देखिए मान लो मैं एक कंटेनर लेती हूँ, यहाँ पे मैंने एक कंटेनर लिया है, ओके, और ये है 100 ml का। 100 ml का मैंने कोई कंटेनर लिया और इसके अंदर कौन सी गैस फिल कर दी, मैंने N2 गैस फिल कर दी। अब अगर मैंने इस पे N2 गैस फिल की है तो इसमें कुछ ना कुछ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे N2 गैस के। भैया तो कंटेनर बता दिया मैंने कि 100 ml का है, N2 के कितने मॉलिक्यूल्स फिल्ड है ये नहीं पता हमें। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक और सेम कंटेनर लिया 100 ml का ही, और इसके अंदर मैंने H2 गैस फिल कर दी। कौन सी गैस फिल की इसके अंदर, मैंने H2 गैस। मैंने एक कंटेनर लिया 100 ml का जिसमें नाइट्रोजन गैस फिल की, एक और कंटेनर लिया 100 ml का जिसके अंदर H2 हाइड्रोजन गैस फिल कर दी। अब मान लो इसके अंदर X लाइक या फिर 1 कंसीडर कर लो, 1 लाख मॉलिक्यूल प्रेजेंट है N2 के। तो इसका क्या मतलब है कि इस 100 ml कंटेनर के अंदर चाहे मैं N2 गैस ले लूं, चाहे मैं H2 गैस ले लूं, चाहे मैं कोई और गैस इंक्लूड कर लूं, सबके लिए जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम रहेंगे। अगर यहाँ पर 1 लाख मॉलिक्यूल हमने कंसीडर किए हैं, काउंट में आए हैं, तो इसके लिए भी कितने रहेंगे, ये सेम रहेंगे। ओके, ये कंसीडर किया है ताकि आपको समझ आ जाए कि एवोगैड्रो लॉ कहना क्या चाहता था, कि चाहे हम कोई भी गैस फिल कर ले, इक्वल वॉल्यूम अगर प्रेजेंट है तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो भी क्या रहेंगे, इक्वल ही रहेंगे। ओके, तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने फाइंड आउट कर लिए। ये N2 के लिए, तो H2 के लिए भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है यहाँ पर, एट सेम फिजिकल कंडीशंस। और इसका क्या मतलब है कि जो टेम्परेचर है और जो प्रेशर है वो यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। सिर्फ उसी कंडीशन के अंदर इस लॉ को फॉलो किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैं ग्राफ प्लॉट कर रही हूँ, इन बिटवीन यहाँ पे मैंने ले लिए मोल्स लेके चल रही हूँ, नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कंसिडर कर रही हूँ, और यहाँ पे मैंने वॉल्यूम लिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे अमाउंट पूरा लिख देती हूँ, अमाउंट ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो क्या होगा कि जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे वैसे जो अमाउंट ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं वो भी बढ़ते चले जाएंगे। यानी जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का मिलेगा हमें। तो इससे सीधा क्लियर हो गया, जो डेफिनेशन में बताया था कि जैसे जैसे अमाउंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल बढ़ेंगे वैसे वैसे वॉल्यूम भी बढ़ता चला जाएगा। तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, है ना, कितने मॉलिक्यूल कंसीडर किए हुए, कितने नंबर ऑफ मोल्स दिए हमने, यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या रहेगा, N रहेगा यहाँ पे। तो ये बात जो एवोगैड्रो लॉ है इसने बताई थी कि V किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, N के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। अब देखिए यहाँ पे मान लो 60 ml ऑफ H2 गैस, 60 ml H2 गैस है, और इसके लिए ये इक्वल टू है X मॉलिक्यूल्स, X मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 के इक्वल है। अगर मैं 60 ml H2 गैस ले रही हूँ तो वो कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के इक्वल है, X मॉलिक्यूल्स के इक्वल है। तो अगर मैं यहाँ पर 120 ml ऑफ हाइड्रोजन गैस ले लूँ तो क्या होगा, भाई डबल हो गया वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम डबल हुआ है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, डबल हो जाएगा। तो ये
2x मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर 30 ml ऑफ, अब मैं गैस चेंज कर रही हूँ, जरूरी थोड़ी है हर बार हाइड्रोजन ही लेके चलूं, मान लो मैंने कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले ली, तो अब क्या इफेक्ट पड़ेगा इसके ऊपर। अब देखिए अगर यहाँ पर 60 से जस्ट कितना रह गया, ये हाफ रह गया, तो यहाँ पर इस पे भी क्या इफेक्ट पड़ेगा, x/2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO बनेंगे। इसी तरीके से जितना भी अमाउंट यहाँ पे घटा बढ़ा के लिखा जाए, यानी सीधी सी बात यह है कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो अगर बढ़ेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे, दोनों एक दूसरे के पैरेलली चलते रहेंगे। यानी अगर n इंक्रीज डिक्रीज करता है तो v भी क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा, अगर n इंक्रीज करता है तो v भी क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। एक सिंपल सा एग्जांपल और कंसीडर कर लेते हैं। बलून देखे आप सबने, बलून देख रखे होंगे। बलून मान लो स्टार्टिंग के अंदर हमारे पास ये बलून है, ठीक है, इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बहुत कम है और जो वॉल्यूम है वो भी क्या है, बहुत ही ज्यादा कम है, बहुत ही स्मॉल है। फिर हम इसके अंदर हवा भरना शुरू करते हैं, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसका साइज बड़ा होगा थोड़ा सा, है ना, यानी जो नंबर है वो थोड़े से बड़े, तो जो वॉल्यूम है वो भी क्या हुआ, बढ़ गया। फिर हमने बहुत सारे इसके अंदर जब हवा भर दी तो ये पूरा फूल के बहुत बड़े साइज का हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पे जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में बढ़ चुके हैं, तो इसी वजह से जो वॉल्यूम है वो भी क्या होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर बढ़ जाता है, ठीक है। तो क्योंकि इसका जो सरफेस है वो किसका बना हुआ होता है, रबड़ का बना हुआ होता है, तो वो स्ट्रेच हो सकता है, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर बढ़ रहे हैं तो जो वॉल्यूम है, जो वॉल्यूम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं तो जो वॉल्यूम है बलून का वो भी इंक्रीज होता जा रहा है, यानी इस लॉ को ये फॉलो कर रहा है, एवोगैड्रो लॉ को ये डिफाइन करवा रहा है। तो ये बताया था एवोगैड्रो ने अपनी लॉ के अंदर, ओके। अब देखिए रिलेटिव एटॉमिक मास जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। यहाँ से नाम से ही पता चल रहा है कि एटॉमिक मास के बारे में बात करनी है हमें। एटॉमिक मास क्या है, देखो जब भी हम पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स की स्टडी करते हैं तो वहाँ पे दो चीज़ें दी हुई होती है, फर्स्ट होती है एटॉमिक नंबर और सेकंड होती है एटॉमिक मास। दोनों जो है मिलके किसी भी जो कोई भी जो एलिमेंट होता है उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करते हैं, दोनों के दोनों एक साथ मिलके। तो देखिए अब यहाँ पर एटॉमिक मास को हम सबसे पहले, एटॉमिक मास जो है वो किस तरीके से फाइंड आउट किया गया, मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए कंपाउंड इज 1/12 ऑफ C12 एटम, यानी जो कार्बन 12 है इसके 1/12 पार्ट के इक्वल कंसीडर किया जाता है किसी भी एटम के मास को। देखिए आप एक बार कंसीडर करके देखिए, जैसे मान लो मैं कहती हूँ कि 1 kg चीनी चाहिए, 1 kg शुगर, तो हम क्या करते हैं, जो भी वेइंग मशीन होती है जिसमें हम तोलते हैं तो उसके अंदर क्या करते हैं कि 1 kg जो है, यहाँ पे 1 kg के जो भी आपके इक्विपमेंट्स होते हैं उसको यूज करते हैं वो रखेंगे, और यहाँ पे क्या डालना शुरू करते हैं, हम रखना शुगर को रखना शुरू कर देते हैं। जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाते हैं तो हम कहते हैं कि हमारा जो वेट है वो प्रॉपर हो चुका है, 1 kg शुगर हमने मेजर कर ली है। लेकिन सबसे स्टार्टिंग के अंदर ये चीज कैसे फाइंड आउट की होगी कि किसी भी एटम को किस तरीके से उसका मास कंसीडर किया जाए, तो सबसे पहले क्या किया गया था, हाइड्रोजन को कंसीडर किया गया था। हाइड्रोजन जो है इसका एटॉमिक मास 1.008 होता है और ये बहुत ही स्मॉल साइज का मॉलिक्यूल है, अबेंडेंट भी है। तो लेकिन इसकी ड्रॉबैक क्या थी कि इट इज प्रेजेंट इन, किसमें प्रेजेंट रहता है, ये गैसियस स्टेट के अंदर प्रेजेंट रहता है। किसमें प्रेजेंट रहेगा, जो हाइड्रोजन है वो गैसियस स्टेट के अंदर प्रेजेंट रहता है, और इसको इसका जो नेचर होता है वो बहुत ज्यादा एक्सप्लोजिव होता है। किस नेचर का है ये, एक्सप्लोजिव नेचर का है, फ्लेमेबल है, तुरंत आग पकड़ जाता है। तो इसलिए क्या कहा गया कि नहीं, हम हाइड्रोजन को एज ए स्टैंडर्ड कंसीडर नहीं कर सकते रिलेटिव एटॉमिक मास के लिए। तो क्या सोचा गया, फिर हमने कार्बन को कंसीडर किया। जो भी उस टाइम साइंटिस्ट थे उन्होंने कार्बन को लिया कि कार्बन 12 जो है इसको यूज करते हैं और ये जो है हेल्प करवाएगा किसी भी चीज के एटॉमिक मास को फाइंड आउट करने के अंदर, ओके। तो फिर इसका यूज किया जाने लगा। तो इसमें देखिए क्या हुआ, जो कार्बन 12 लिया गया इसके आइसोटोपिक फॉर्म भी प्रेजेंट थे। अगर हम सिर्फ कार्बन लिख दें तो कार्बन जो है 12, कार्बन 13
और कार्बन 14 इन फॉर्म्स के अंदर ये अवेलेबल रहता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम इनमें से अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कोई भी उठा के चल देंगे। हम जब भी एटॉमिक यूनिट की बात करेंगे, एटॉमिक मास को मेजर करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे, तो सिर्फ इसका कौन सा आइसोटोप लेना है हमें, C12 जो कि नॉर्मल है, नेचुरली फाइंड आउट होता है, इसी का यूज करना है। तो इसे ही कंसिडर करके चलेंगे। एटम जो है, देखिए एटम का ही क्यों फाइंड आउट किया गया, एटम जो है ये इंडिविजुअल पार्टिकल है, इंडिविजुअल पार्टिकल। इंडिविजुअल है इसका मतलब इसे फर्दर डिवाइड करके हम किसी स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जो एटम है ये खुद में ही सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। तो एटम जो वर्ड है ये लैटिन लैंग्वेज का है। किस लैंग्वेज का है, लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, जिसका मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल। इसे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हम, इसे टुकड़ों में कन्वर्ट नहीं कर सकते। लेकिन इस चीज को, इस कंसेप्ट को समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल इमेजिनेशन जो है वो कंसीडर करवाऊंगी आपसे। हाइपोथेटिकल पहले ही लिख देती हूँ, ठीक है। देखिए किस तरीके से मेजर किया गया, हमने कार्बन का एक एटम ले लिया, एक एटम लिया कार्बन का, क्योंकि हम यहाँ पे कह रहे हैं कि इसमें C12 है तो हम 12 पार्ट करेंगे, इसके 12 पार्ट हो गए। आप चाहे तो काउंट करके देख लें, 1 2 3 4 5 6 और 6 ही नीचे है, यानी टोटल 12 पार्ट्स हो चुके हैं। अब जब बात आई कि किस तरीके से मेजर करें हम इन चीजों को, तो क्या कहा गया कि एक वेइंग मशीन, यहाँ पे मैं ऐसे ही बना रही हूं, ये 2 पार्ट है इसके। मान लो हमें हाइड्रोजन को मेजर करना है, तो हाइड्रोजन को जब मेजर करना था तो क्या किया गया यहाँ पे, इसका एक पार्ट उठा के, भाई कार्बन के अंदर 12 पार्ट है तो एक पार्ट उठाया तो 1/12 पार्ट ले लिया मैंने यहाँ पे। तो 1/12 जब पार्ट रखा गया यहाँ पे तो वो किसके इक्वल था, हाइड्रोजन के इक्वल था। तो इसे क्या कंसीडर कर लिया, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट किसे कंसीडर किया गया, इसे हम लिखते हैं शॉर्ट में AMU। AMU का क्या मतलब है, एटॉमिक मास यूनिट, AMU से रिप्रेजेंट करते हैं इसे। और ये किसके इक्वल होता है, 1/12 पार्ट ऑफ C12, ठीक है। जो एटॉमिक मास यूनिट होती है वो किसके इक्वल होती है, 1/12 पार्ट ऑफ C12। तो इस तरीके से हमने फाइंड आउट किया कि जो हाइड्रोजन है वो कितने के इक्वल है, 1/12 पार्ट ऑफ C12 यानी कार्बन के इक्वल है। अब बात आई कि हीलियम को कैसे मेजर करें, तो देखिए सेम वही कंडीशन, यहाँ पे हमने हीलियम रखा और यहाँ से हम ये टुकड़े उठा के रखने शुरू किए। मान लो एक रखा, ये इक्वल नहीं आ पाए, दूसरा रखा तब भी नहीं आए, तीसरा रखा तब भी नहीं आए। जैसे ही 4 टुकड़े हमने यहाँ पे रखे, तुरंत क्या हुआ, दोनों के अंदर बैलेंसिंग आ गई। और बैलेंसिंग आते ही क्या पता चल गया कि जो हीलियम है वो कितने के इक्वल है, 4AMU। जो हीलियम है ये 4AMU के इक्वल है, यानी 4 यूनिट हमें यूज करनी पड़ेगी, तब ये किसके इक्वल होगा, जो वेट है इसका वो हीलियम के इक्वल हो जाएगा। कार्बन की कितनी यूनिट रखनी पड़ी हमें यहाँ पे, 4 यूनिट्स रखनी पड़ी, तब वो कितने के इक्वल आया, हीलियम। इसी तरीके से ऑक्सीजन के लिए जब फाइंड आउट करना होता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेम वही करेंगे। जो ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक मास होता है 16, ये तो अब हमें पता है। तो जो 16 है इसका मतलब कितने रखनी पड़ेंगी यहाँ पे, 16 जो यूनिट है कार्बन की, 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 16 टाइम्स जब रखेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन के इक्वल, ठीक है। तो ये 16 AMU के इक्वल हो गया। तो इस तरीके से पता चला कि जो यूनिट है वो किस तरीके से फाइंड आउट हुई और क्यों कार्बन 12 को हमने कंसीडर किया। कई बच्चों को ये पता नहीं चलता कि 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 कह रहे हैं, इसका क्या मतलब है, लॉजिक क्या है इस चीज के पीछे। तो अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा किस वजह से करते हैं। अब देखिए जो 1AMU है ये कितने के इक्वल होता है, 1/12 पार्ट ऑफ C12। इसके अलावा जो 1AMU है ये 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के भी इक्वल होता है। ओके, कितना रहेगा, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इसके अलावा आप इसे अगर किलोग्राम के अंदर लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 1.66 या 67 भी लिख सकते हो आप इसे, 10⁻⁻27 kg, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर AMU बता दिया गया है आपको, ये किसके इक्वल होगा,
1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम या फिर 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, इतने के इक्वल रहेगा। अब जो यहाँ पे एक जो ड्रॉबैक थी इसकी वो क्या थी कि देखिए, अगर कोई भी एटम है जिसके आइसोटॉपिक फॉर्म प्रेजेंट नहीं है, एक सिंगल फॉर्म के अंदर ही प्रेजेंट है, तो उनका तो वेट हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन जब हमने एग्जांपल कंसीडर किया क्लोरीन का, तो क्लोरीन जो है अपने दो आइसोटॉपिक फॉर्म के अंदर रहता है। कौन कौन सी? सी क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, ये दो आइसोटॉपिक फॉर्म के अंदर ही जब भी हम क्लोरीन का कोई सैंपल लेते हैं तो वो इन दोनों फॉर्म के अंदर प्रेजेंट रहता है। और अगर इन दोनों फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है तो इससे तो दिक्कत आ जाएगी। अब कैसे पता चले कि हम क्या कंसीडर करें इसका मास निकालने के लिए? C35 के लिए फाइंड आउट करें या फिर C37 के लिए? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, देखिए ये हमेशा 3:1 के अंदर प्रेजेंट होता है अपने सैंपल में, यानी 35 जो है वो 3 टाइम्स रहता है, तो 37 जो है वो 1 टाइम रहता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 3 इंटू 35 प्लस 1 इंटू 37 अपॉन 3 प्लस 1, इसे सॉल्व कर लें। सॉल्व करके जो आंसर आपका आएगा वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, और वो ही क्या होगा, आपके क्लोरीन का मास होगा। मास ऑफ क्लोरीन जो है वो आप यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे और फिर बताएंगे। जो AMU यूनिट है ये यूज की जाती थी, इसकी जगह कई बार सिर्फ U वर्ड भी लिख देते हैं हम। AMU कंप्लीट ना लिख के आप देखेंगे कई जगह पे सिर्फ U लिखा मिलेगा, तो ये भी यूनिट ही है क्योंकि यूनिफाइंग है, यूनिफाइड, तो इसलिए सिंपल U सिंबल को भी यूज कर देते हैं। पहले AMU लिखते थे, आजकल U सिंबल जो है इसका यूज करने लग गए हैं, तो उसमें कोई इश्यू नहीं है, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। तो ये आपका रिलेटिव एटॉमिक मास था, इसे आप पढ़ें अच्छे से और अपने नोट्स बना लें।